हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, दैट इज एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय टू और मोर देन टू कर्व्स। वी विल डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 1 8.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 and question number 2 is find area of region bounded by the curve, this one and this one. These two curves are nothing but circles, so we can call them equation number 1 or equation number 2. तो जैसे solution लिखेंगे हम, तो first of all we have to write equation of these two curves. We can call it 1 and second x square plus y square is equal to 1. We can call it second. So these two are circles. So first of all we need to draw its rough sketch. The rough sketch के लिए बेटे हमें इसके सेंटर और रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो these two are circles. You have to write all these things. This is a circle with center 1 0 because x minus 1 को 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे तो 0 and radius that is also 1. Radius is 1. This question is very important. Second curve is also a circle and center of this circle is 0 0 and radius is 1. So now we need to draw the rough sketch. Rough sketch means हम इसका sketch हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसका सर्कल दोनों का ग्राफ ड्रॉ करिए। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्राफ अगर आपका सही हो जाएगा तो क्वेश्चन सही होने के 99% चांस हो जाते हैं। तो फर्स्ट कर्व इज, let's suppose this one is 0, this is 1 and this one is 2. तो जो फर्स्ट सर्कल है हमारा उसका सेंटर है 1 0 एंड रेडियस 1. इट मीन्स जब आप इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे बेटा तो प्रकार यहाँ रखेंगे और रेडियस 1 यूनिट वो इधर ओरिजिन में से गुजरेगा तो उधर 2 में से गुजरेगा एंड दैट सर्कल इज लाइक दिस. आप इसको थोड़ा सा अच्छे दिमाग से विजन करके ठीक सा ड्रॉ करिए. दिस इज दैट सर्कल. आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए प्रकार उठाने की जरूरत नहीं है. सेकंड सर्कल सेंटर 0 0 पे है, सेंटर यहाँ पे आएगा और रेडियस इसका भी 1 है, तो इसको हम लोग यहाँ प्रकार रखेंगे तो इधर 1 में से गुजरेगा तो इधर ये -1 में से पास होगा. तो जस्ट टेक दिस, सपोज करो यहाँ से प्रकार रखा है और आपने कैसे सर्कल ड्रॉ कर दिया. दिस वन इज सेकेंड सर्कल. दोनों सर्कल सेम नजर आने चाहिए हमें साइज में, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस सेम है. सेंटर अलग अलग है, रेडियस दोनों का सेम है, तो ये -1 तक जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स. तो इन दोनों कर्व्स ने जो एरिया बाउंड अप किया बच्चे वो ये एरिया है. दिस इज द पोर्शन विच इज बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स. वी नीड टू फाइंड दिस एरिया. इस एरिया को हमने निकालना है. अब आप सोच के देखिए ये एरिया कैसे निकल सकता है. दिस एरिया नंबर 1, दिस एरिया इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है. तो जितना एरिया हमें ऊपर नज़र आ रहा है बिल्कुल उतना ही एरिया हमें नीचे नज़र आता है. तो इसलिए हम सिर्फ अपर जो अबव एक्स एक्सिस है उस रीजन का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी कैन कैलकुलेट द होल एरिया. बट व्हाट अबाउट दिस, जो एरिया हमें ऊपर भी नज़र आ रहा है, अगर हम नीचे वाले को छोड़ देते हैं, सपोज करो अगर हम ऊपर वाले में भी देखें बेटा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं दिस वन, इसको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए. एंड इफ वी लुक एट दिस पॉइंट, तो दिस पोर्शन जो ये हमें इधर वाला पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज अगेन लुक्स लाइक दैट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द पोर्शन विच इज ऑन द राइट हैंड साइड. तो इसलिए अगर हम इस डबल साइडेड रीजन का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे भी आ रहा है. देखो, तो हम इस पोर्शन को चाहें तो अपर का अलग अलग निकालें, नहीं तो अपर डबल साइडेड रीजन है, सिर्फ उसका एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पोर्शन का एरिया निकल जाएगा. तो फर्स्टली वी नीड टू डिफाइन ऑल दिस थिंग्स. तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ सेटेड पोर्शन, जो भी सेटेड है, चाहे वो सिंगल सेटेड है और डबल सेटेड है, दैट रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रीजन. रिक्वायर्ड रीजन जिसका हमें एरिया निकालना है. रिक्वायर्ड रीजन विच इज सिमेट्रिक, जो रीजन है हमारा दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. ये हमारा एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक आ रहा है बेटा.
तो वी नीड टू फाइंड, पहले आप इसका एरिया निकालना हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो ए और बी के ऊपर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहले और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करो। वो कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा, या फिर पहले में से वाई स्केयर की वैल्यू निकाल के दूसरी में रख दो, कहीं भी कैसे भी कर दो। चलो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x माइनस वन स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट की तो वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, वन में से वन कैंसिल, तो x माइनस वन स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 1। नाउ यू कैन यूज हियर स्केयरिंग खोल दो, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 0। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर गया बेटा, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाती है 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे x 1/2 है। तो ये पॉइंट हमारा जो तुम्हें पॉइंट नजर आ रहा है इधर, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 1/2। ये पॉइंट हमारा 1/2 पे है, 1/2। यहाँ पर भी 1/2 है, तो y की वैल्यू चाहिए अब हमें, तो ये x की वैल्यू 1/2 कहीं भी रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x स्केयर 1/4 प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1, इट मीन्स वाई स्केयर इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज 3/4। तो y इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, ये y की वैल्यू है, प्लस माइनस। तो बेटे ये प्लस √3/2 हो जाएगी अबव एक्स एक्सिस है, तो ये माइनस √3/2 हो जाएगी क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है। तो देयरफॉर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास 1/2 √3/2 हो गए, और बी कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारे पास 1/2 और माइनस √3/2। मुझे इनकी ज़रूरत थी एरिया निकालने में। तो ना अब हम बात करते हैं एरिया की। तो वी कैन से एरिया ऑफ सैडेड रीजन, जो हमारा सैडेड रीजन देखा है आपको, दैट इज इक्वल टू, पहले तो लिखो 2 टाइम एरिया ऑफ होल सैडेड रीजन। 2 टाइम, इनका नाम लिख लो बेटा, ओ ए वहाँ दे दिया आपने, बी यहाँ दे लिया, तो यह सी कह लो, इस पॉइंट को डी कह लो। 2 टाइम एरिया ऑफ रीजन OCD एरिया मेरा पूरा सैडेड रीजन था यहाँ से यहाँ तक OBDAO, लेकिन जब मैं ऊपर वाले पोर्शन का निकालता हूँ तो देन इट इज OCDAO, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का हो। बट मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ, जो OCDAO नजर आ रहा है हमें, OCDAO नजर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन विच इज x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो मैं भी ऊपर वाला पोर्शन का एरिया निकालना है, तो उसमें मैं क्या करूँ, OCAO का निकाल के डबल कर दूँ, तो दैट इज ऑल्सो फर्दर 2 इंटू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन OCAO। देखिए ध्यान से बच्चे, OCAO। तो आपका क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। तो देयरफॉर 4 इंटू, अब OCAO का जो डबल साइडेड रीजन है उसमें लिमिट आपको साफ साफ नजर आ रही है, दैट इज फ्रॉम 0 to 1/2। और y ऑफ विच कर्व ये है, और यू हैव टू डिसाइड कि ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व है, दिस कर्व, विच वन इज दिस वन। तो दिस इज हुज सेंटर इज एट 1 0, ये वो कर्व है जिसका सेंटर 1 0 पे है। तो सेंटर 1 0 पे हमारा फर्स्ट कर्व है, तो यहाँ से लेवा y ऑफ कर्व 1 इंटू dx। तो 4 इंटू 0 to 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट कर्व। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट कर्व से, तो फर्स्ट कर्व से आप y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, देखिए मैं रब कर देता हूँ, जगह कम बच गई हमारे पास। हाँ जी बच्चे, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, लिसन, y स्केयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्केयर, तो y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्केयर। स्केयरिंग नहीं खोलनी है आपने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिस इज 1 स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 का स्केयर। नाउ यू कैन यूज हियर अगेन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का मैं फिर से बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्वेश्चन 100% आएगा, नो चांस एट ऑल कि ना आए। आई होप इस आगे पार्ट को आप इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं।
और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, नहीं तो हमें 0 से 1/2 तो सेकंड करो, ये हमारा सेकंड करो था, फिर 1/2 से आगे 1 तक लेना पड़ता, तो फिर हमें फर्स्ट करो, दो इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं हमें। अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो दिस विल बी क्वाइट इजी। तो देन एरिया इज फर्दर 4, दिस इज 0 to 1, नाउ यूज हियर a² √a² माइनस x², तो दैट इज x/2, तो x माइनस 1/2, क्योंकि x की जगह x माइनस 1 है, इंटू √ एज इट इज जो भी है 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस a²/2 दैट इज 1² 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई 1, क्योंकि ये तो 1 ही है तो साइन इनवर्स x ही हो जाता है। एंड लिमिट इज 0 to 1/2, 0 से 1/2 है लिमिट, 0 से 1/2। अब बेटा इसमें बहुत दिक्कत होती है, इसमें कई बार यहाँ तक हमारा ठीक होता है तो आगे हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते और आंसर गलत आता है, हर बार हमें ऐसी प्रॉब्लम ही आती है। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करिए, x की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2 माइनस 1, दिस इज माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2, और √1 माइनस, इसमें आप x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो माइनस 1/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू साइन इनवर्स x की जगह 1/2 पुट करो तो दिस इज माइनस 1/2। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, ये आपने 1/2 की वैल्यू पुट की। अब आप 0 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 0 की वैल्यू पुट करिए, लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ जब 0 पुट करते हो तब भी कुछ 0 नहीं होता। देखो दिस इज माइनस 1/2, x को 0 रखेंगे एंड दिस इज व्हाट, x को 0 रखो तो 1 माइनस 1 के लिए 0 हो जाता है, सॉरी यहाँ से x को जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ 0, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 ये 0, प्लस इसमें x की वैल्यू 0 रखो तो 1/2, x को 0 रखेंगे तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1। ये आपका दूसरा पोर्शन आ गया। अब इसको वैल्यू सारी ठीक से लिखो, माइनस 1/4 एंड दिस इज 1 माइनस 1/4 प्लस साइन इनवर्स माइनस x, आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स माइनस x दैट इज नथिंग बट माइनस साइन इनवर्स x होता है, इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, दैट कैन बी रिटन एज माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स माइनस x है तो दैट इज माइनस साइन इनवर्स x। देन फर्दर माइनस ये 0 और दिस इज अगेन 1/2, लेकिन साइन इनवर्स माइनस 1 है तो दिस इज अगेन माइनस साइन इनवर्स 1 यूजिंग द सेम फैक्ट। Now put these values, इनको वैल्यूज पुट कर दो सोल्व करके, 1/4 एंड दिस इज √of 3/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 दैट इज 30 डिग्री π/6, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो साइन इनवर्स 1/2 π/6, माइनस और माइनस प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। इसको सोल्व कर लो आप, तो माइनस 1/4 इंटू √3/2 माइनस π/12 प्लस π/4, सिंप्लीफाई इट एंड दैट्स योर आंसर। तो इसमें हम एक काम होता है इम्पोर्टेंट कि फॉर्मूला ठीक से लगाएं, दूसरा होता है कि अपर और लोअर लिमिट हम ठीक से लिखें। अभी भी आप π/4 में से π/12 माइनस करके फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वो आपका सही आंसर आ गया। बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आता है। अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ही चेंज करें तो दूसरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने लिया x माइनस 1² प्लस y², एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है। देखिए आपकी बुक में, आपकी इस NCERT की बुक में क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए बेटे, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे उसने लिखा है बस x माइनस 1² की बजाय x माइनस 2² प्लस y² इक्वल टू, राइट हैंड साइड में उसने 4 कर दिया और इधर भी 4 है, कोई चेंज नहीं हो। तो x माइनस 2² इधर 4 तो इधर भी 4 है, तो व्हाट हैपन्स, क्या फर्क पड़ा, दिस टू आर सर्कल, तो इसका सेंटर 2 0, तो रेडियस r² की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब रेडियस 2 हो जाएगा। इधर भी सेंटर 0 0 और रेडियस r² 4 है तो रेडियस 2 होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा। और अब की बार आपका ग्राफ जब बनाएंगे आप, तो पहला सेंटर 2 0, तो ये 0 है मान लेते हैं। अब के बाद 2 2 का डिफरेंस ले लो 2 4, तो सेंटर 2 0 पे और रेडियस भी 2 है, तो दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, ये हमारा पहला सर्कल होगा। दूसरे सर्कल का सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 2 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आई विल ड्रॉ इट। तो अगेन दिस इज आवर सेकंड सर्कल,
ये दोनों का करो फिर से ये आ रहा है, दोनों का बाउंडेड एरिया। तो सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 8.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में है, लास्ट एग्जाम्पल बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर कर लें सब बच्चे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन में आ गए हैं 8.2 एक्सरसाइज का। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यहाँ पे एक पैराबोला दे रखा है उसने। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन एंड लाइन इज y इक्वल टू x, दिस इज लाइन, एंड सेट एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। Find area of region bounded by this curve y equal to x square plus 2 and y equal to x, x equal to 0 and x equal to 3। चार कर्व दिए उसने। We have to find area bounded by this curve and this curve and this curve and this curve। इन चारों कर्व्स ने जो एरिया बाउंड कर रखा उसकी वैल्यू निकाली, उस एरिया को निकालिए। तो पहले तो समझिए आप, व्हाट अबाउट दिस, जैसे हम सोल्यूशन लिखते हैं this is y is equal to x square plus 2, we can write this is x square is equal to y minus 2। so what is this? it is nothing, it is a parabola। ये एक पैराबोला है, याद करो मैंने बताया था। अब की बार इस पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 नहीं है बल्कि x का स्क्वायर है, x की जगह 0 आएगा, y 2। इस पैराबोला का वर्टेक्स 0 2 पे है। मैंने कहा था एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, तो ये उसी में से एक है। and principal axis that is along positive y axis, okay। now second is y is equal to x, this is nothing, this is a line। ये तो एक लाइन है जिसमें x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। तो पहला काम है बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करें, और जब भी किसी पैराबोला के साथ, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, पैराबोला के साथ कोई ओब्लिक लाइन आ जाए। ओब्लिक लाइन कौन सी होती है? सपोज करो पैराबोला मेरा ये है और ये लाइन है, दिस इज नॉट ऑब्लिक लाइन बिकॉज दिस लाइन इज आइदर पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। ये पैरेलल टू y एक्सिस है या ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। ऑब्लिक लाइंस आर व्हाट विच हैव सम इंक्लिनेशन विद x एक्सिस, जैसे ये लाइन आ जाए या जैसे ये लाइन आ जाए, जिन्होंने x एक्सिस के साथ कोई ना कोई 0 या 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल बनाया, ऑब्लिक लाइन हो। तो कुछ क्वेश्चंस में पैराबोला के साथ ऐसे ओब्लिक लाइन आएंगी, तो वो ऐसे क्वेश्चंस में रफ स्केच बनाते हुए आपको कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स 0 1 2 आप कितना कितना गैप ले रहे हो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक पैराबोला है, ये वही सपोज करो यही लाइन आ जाती है, मान लो ये लाइन आ जाती है हमारी, दिस इज लाइन इज y इक्वल टू x, और एक पैराबोला आ जाता है अपवर्ड। तो अपवर्ड पैराबोला एक बच्चा तो ऐसे बना देता है, उसका भी ठीक है, और वो दूसरा बच्चा इसी पैराबोला को ऐसे बना देता है, उसकी विड्थ ज़्यादा ले लेता है। तो जो दूसरा पैराबोला बनाया बच्चे ने, उसमें तो लाइन और पैराबोला के बीच में रीजन नज़र आ रहा हमें, जबकि जिस बच्चे ने ये वाला पैराबोला बनाया तो उसमें तो लाइन और पैराबोला के बीच में रीजन नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसलिए हमें जब भी ओब्लिक लाइन आए तो पैराबोला की विड्थ के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि पैराबोला की विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा, और उसका अंदाज़ा हमें पहले कोऑर्डिनेट्स लेके, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें पैराबोला की विड्थ का अंदाज़ा लेना, और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे फिर हम लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि पैराबोला और लाइन के बीच में रीजन है या नहीं। तो ऐसा एक तो क्वेश्चन ये है, एक 8.1 एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही, और क्वेश्चन नंबर 10 मेनली क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी ऐसा ही है, तो उसको भी हम करेंगे यहाँ पे बैठ के। तो बेटे पहले तो आप पैराबोला का देखो सेंटर वर्टेक्स 0 0 पे है, तो मैं इसको जरा बनाता हूँ, लिसन ध्यान से देखें। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 0 0 है, और अब की बार वर्टेक्स 0 2 पे है, तो मान लो मैंने विड्थ इतनी ले ली, सपोज करो यहाँ तक ले लेता हूँ, 1 ज़्यादा हो जाएगा, चलो 1 दिस 1 इज 2, ये ले लिया बेटा। तो 2 यहाँ पे है तो इसका मतलब 0 2 दिस इज वर्टेक्स, ये मेरा वर्टेक्स हो जाएगा, ए नाम दे देता हूँ। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसमें दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्सिस का मतलब वो पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है और वो पैराबोला ऐसे भी हो सकता है।
तो मुझे इस विड्थ का ध्यान रखना है, वो भी तब रखना है जब पैराबोला के साथ कोई ओब्लिक लाइन आपको दे रखी होती। अगर ओब्लिक लाइन नहीं दे रखी है तो फिर आप पैराबोला को चाहे इस तरह से ड्रॉ कर लेना, चाहे इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे ध्यान रखना है कि पैराबोला और साथ में कोई ओब्लिक लाइन है तो विड्थ का हमें अंदाज़ा लगाना है। तो विड्थ का अंदाज़ा लगा के फिर ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मुझे ये तो पता है कि जब ये अपवर्ड पैराबोला होगा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ है और वो 0 0 में से 0 2 में से पास भी होगा। तो चलो अब मैं यहाँ पे 1 2 लिया तो इतना ही 1 यहाँ ले लेता हूँ ऐसे ही, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, इधर भी दिस इज -1, दिस वन इज -2, लाइक दिस। तो अगर बेटा इसमें y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 हो जाती है। देखो y की वैल्यू 2 तो x की हो जाती है, पैराबोला यहाँ से गुजर ही रहा है। बट अगर थोड़ा ऊपर बढ़ा लूँ, जैसे y की वैल्यू 1 ले लूँ, y की वैल्यू 1 ले लिया मैंने, सॉरी x की वैल्यू 1 ले लिया, y की वैल्यू 3 ले लो, चलो y को 3 ले लिया हमने, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 2 दैट इज 1, तो x की वैल्यू +-1। अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 यहाँ पे है, तो x की वैल्यू +1 और इधर क्या बनता है -1। तो मीन्स हमारा जो पैराबोला है उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये यहाँ से पास होता है, इट्स लाइक दिस, इतनी विड्थ बनेगी ये ऐसे। भाई अगर हम y की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो x की वैल्यू +1 तक जाता है और इधर कहाँ तक जाता है -1 तक। और ज़्यादा लेना है तो और ज़्यादा लेके देख लो, जैसे 4 पे जा रहे हो आप, 4, अगर y की वैल्यू 4 लेते हो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू √2 1.4 क्या होता है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू अगर 4 लेते हो आप तो x की वैल्यू 1.4, तो ये सही बन रहा है ग्राफ। हमें रफ आइडिया देना होता है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कैसे चलना है, कहाँ पे जाना है। अब आप अपनी लाइन को ड्रॉ करो। नाउ दिस y इज इक्वल टू x लाइन, तो y इज इक्वल टू x में आप टेबल भी बनाते हो, x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y भी 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। आप जितने मर्जी पॉइंट ले लें, दो ही से काम चल जाएगा। तो 0 0 में से पास हो रहा है बेटे, 1 है तो 1 में से पास होगा, 2 है तो 2 में से पास होगा, तो लाइन तो ऐसे नीचे ही रह रही है, तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी। ऐसे हमारी लाइन आती है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x। अब अगर हम बहुत बड़ा पैराबोला बना लेते तो ऐसे ही काट देता मैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। इस करके विड्थ का अंदाजा होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज, हमने पैराबोला भी ड्रॉ कर दिया, लाइन भी ड्रॉ कर दिया। नाउ x इज इक्वल टू 0 इज व्हाट इज x इज इक्वल टू 0? दिस इज ए लाइन विच क्रॉसेज x एक्सिस एट 0 and parallel to y axis। तो this is a line nothing but y axis, ये y axis ही होती है। तो जो हमारी y axis है उसी लाइन को आप क्या बोलते हो, this is x is equal to 0, यही लाइन x is equal to 0 होती है। y axis पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इसी लाइन को आप x is equal to 0 and x is equal to 3, that is a line, this is also a line which crosses x axis at 3, जो x axis को 3 पे क्रॉस करेगी और पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा। ये पहले भी बातें मैंने बताई थी कल भी, इस तरह से ग्राफ जाएगा एंड लाइक दिस, ऐसे। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3। ये लाइन देखो ध्यान से, ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है, ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है, ये लाइन y इज इक्वल टू x है, और ये मेरा पैराबोला है। तो हमारा टारगेट क्या है, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो आई होप दिस इज दैट रीजन विच इज बाउंडेड बाय दीज 4 पैराबोला, ना दीज 4 कर्व्स। इन चारों कर्व्स ने जो रीजन बाउंड की है वो ये है। देखो ध्यान से, आपको भी शायद साफ साफ नजर आ जाएगा। तो दिस इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय दीज 4 कर्व्स, चारों कर्व्स ने हमारा ये बाउंड किया हुआ रीजन। तो हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस होल रीजन। अब आप इस रीजन को निकालिए, कैसे निकलेगा। तो लिमिट ले सकते हैं 0 से 3, 0 से 3 लेते हैं, एंड दिस कर्व इज पैराबोला, दैट पैराबोला इज नथिंग बट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। लेकिन अगर हम इस पैराबोला को कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 3, तो हमारा ये वाला रीजन भी निकल जाएगा, ये डॉटेड रीजन। लेकिन कल भी बात हुई थी इससे पहले वीडियो में कि हम ये डॉटेड रीजन तो निकालेंगे नहीं, तो हम ये इसके नीचे आ रहा है, लाइन के नीचे, विच लाइन इज
y इक्वल टू एक्स, तो इसको माइनस कर देंगे बेटा। तो यू हैव टू राइट हियर देयरफॉर सेटेड पोर्शन ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है रिक्वायर्ड रीजन। यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 देखिए। तो रिक्वायर्ड रीजन, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन, हाँ जी रीजन का नाम ले लो जी, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से ओरिजन ओ, इसका नाम ए रख लो, बी रख लेते हैं, सी रख लेते हैं, ये डी हो जाएगा। ये तो ए था भाई, तो इसका नाम कुछ और रख लो, ओ ए, इसको बी कह लेता हूँ, फिर इसको सी कह लेते हैं और इसको डी कह लेते हैं। आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से देना नाम भी। तो एरिया ऑफ रीजन, मुझे कौन सा रीजन लेना है? ओ के बाद सी आएगा जी, ओ सी बी ए ओ। देखिए ध्यान से, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओ सी बी, फिर बी से वापस ए एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन ये ऐसे निकल नहीं सकता, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? तो दिस इज एरिया ऑफ रीजन पूरा निकालना पड़ेगा, ओ डी सी बी, ओ डी सी बी, ओ डी सी बी ए ओ, ये पूरा निकाल लिया बेटा। ये किसके नीचे आता है? पैराबोला के नीचे। इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ रीजन, विच वन? ओ डी सी, ओ डी सी सॉरी ओ डी सी ओ, ये ट्रायंगल का माइनस हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल में भी आप 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगाएंगे, इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा, ये हमने शुरू में भी बता दिया था। तो नाउ इंटीग्रेट दिस होल, लिमिट इज 1 to 3, जब 1 से 3 है तो x एक्सिस पे लिमिट ले ली, एंड दिस इज अंडर दिस एलिप्स। तो यहाँ आप लिखो, आप y ऑफ एलिप्स लिख सकते हो, या इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है तो y फ्रॉम द कर्व 1, जो 1 फर्स्ट कर्व है उसमें से, माइनस 1 से 3 इंटू डी एक्स, इसको भी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो आप देखिए दिस इज लाइन, तो लाइन की इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन नाम दिया है, तो y ऑफ कर्व बेटर रहेगा, कर्व 1 कर्व 2 लिख दो। तो देन 1 to 3, हाँ जी बेटे y की वैल्यू निकली पड़ी है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स, और माइनस देन अगेन 1 to 3 y ऑफ सेकंड दैट इज x इंटू डी एक्स। अब देखो दोनों कर्व में 1 से 3 लिमिट है, 1 से 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, तो आप चाहें तो दोनों को इकट्ठा एक ही इंटीग्रेशन में भी रख सकते हो, 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, चाहें तो आप ऐसा भी रख सकते हो। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है सभी बच्चों को आना चाहिए, कोई ऐसा तो होगा नहीं जिसको नहीं आता। पीछे का जितना पोर्शन हम कर चुके हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो सबको आएगा। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसी क्वेश्चन की तरह आपके पास ये क्वेश्चन हुआ, इसकी तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1, आपका सेम डिक्टो सेम क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी इसको कर लें। मैं भी डिस्कस करूँगा, आप भी उसको ट्राई करने की कोशिश करें, बिल्कुल इसी के आइडेंटिकल क्वेश्चन है वो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हम उसको फिर इंडिविजुअल भी डिस्कस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। नाउ इसमें कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, छोटे छोटे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इस एक्सरसाइज का, दैट इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दे रखी होगी, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल के क्वेश्चंस भी 2 तरीके से दिए हुए हैं उसने। लिसन, जैसे एक ट्रायंगल दे रखी होगी, दिस ट्रायंगल, एंड टारगेट इज टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसमें आपके 2 पार्ट किए हुए हैं ट्रायंगल के एरिया में। वन इज आपको वर्टेक्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, x1 y1, x2 y2 एंड देन x3 y3। So we need to find area of this triangle when vertices of triangle are given using integration, not with any other formula, triangle इंटीग्रेशन का यूज करके। तो हमें एक काम हो सकता है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होगा गिवन होंगे हमें वर्टिसेस, तो वर्टिसेस अगर गिवन है तो हम उस केस में फाइंड करेंगे टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस, इक्वेशन ऑफ ऑल साइड्स। हम सभी साइड्स की इक्वेशन निकाल लेंगे, ए बी की, बी सी की और सी ए की। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है अगर यूजिंग इंटीग्रेशन, तो मुझे इसके तीनों वर्टेक्स भी चाहिए और तीनों साइडें भी चाहिए। तो एक ऑप्शन होगा कि आपको वर्टेक्स दे रखे होंगे तो आप साइडों की इक्वेशन निकाल लेंगे, पहला। दूसरा ऑप्शन होगा कि आपको अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे 4th and 5th, आपको इक्वेशन ऑफ साइड्स दे रखी होंगी, इक्वेशन ऑफ साइड्स दे रखी होंगी।
नाउ दिस इज गिवन, सेकंड केस में ये होगा ए बी की इक्वेशन, बी सी की इक्वेशन, सी ए की इक्वेशन दे रखी होंगी। उस केस में हम निकालेंगे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस मींस अगर आपको किसी इक्वेशन का किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपके पास तीनों वर्टेक्स और तीनों साइडों की इक्वेशंस होनी चाहिए। ओनली देन वी आर एबल टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग इंटीग्रेशन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करते हैं। दोनों एक इस टाइप का है तो दूसरा इस टाइप का। ओके गुड।